तो नमस्कार मित्रों, आज हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। मेरी बहुत व्यस्तताओं के कारण ये वीडियो बहुत लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो अब चलते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स की कुंडली में ये जान लिया था कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स की हिस्ट्री क्या थी, और इसके बाद हम आगे एंटर करते हैं अपने जो है सिलेबस में। सिलेबस में मतलब 11th क्लास का सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस। तो हमने जो है जाना था अभी तक फिजिक्स। फिजिक्स की कितनी ब्रांचें होती थी, इस बात की हमने बहुत ही गहराई से अध्ययन कर लिया था। लास्ट जो है वीडियो था अपना कुंडली ऑफ फिजिक्स में, और उसमें हमने जाना था कि कैसे फिजिक्स को हमने 6 ब्रांचों में जो है तोड़ा था। 6 ब्रांच आपकी कौन सी थी? मैकेनिक्स, पहली ब्रांच आपकी जो है मैकेनिक्स थी। दूसरी आपको यह कौन सी थी? थर्मो डायनामिक्स। तीसरी आपकी कौन सी थी? अकॉस्टिक। और चौथी आपकी कौन सी थी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। और चौथी के बाद फिर पांचवी आपकी थी ऑप्टिक्स, और छठवीं ब्रांच आपकी थी जो है मॉडर्न फिजिक्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कनेक्ट कर सकें, और जैसे ही आपको ये सिलेबस का जो है आइडिया लग जाएगा तो आप बहुत अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे। इन सारी चीज़ों में हमने कौन सी क्लासिकल फिजिक्स थी, कौन सी मॉडर्न फिजिक्स थी, बहुत ही गहराई से चर्चा की थी। अब हम जानते हैं कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और अक्वास्टिक्स से मिलकर आपको ये टोटल 3 ब्रांचेस जो हैं वो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 ब्रांच जो है आपके क्लास 12th में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये हम जो है 11th और 12th, ये 3 ब्रांच 11th में पढ़ेंगे और 3 ब्रांच 12th में। इससे पढ़ने से पहले अगर आप 11th क्लास में हैं तो मैथमेटिकल टूल और वेक्टर, और अगर आप 12th क्लास में भी हैं तो भी आपको मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? चाहूं तो मैं ये मैकेनिक्स शुरू करा सकता हूं आज 11th वालों के लिए, और 12th वालों को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, क्योंकि ये कराने से पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स यानी नंबर 1 मैथमेटिकल टूल्स, दूसरा वेक्टर्स, ये दोनों चैप्टर्स क्यों पढ़ना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि आप 11th में हो तो भी पढ़ें, 12th में हैं तो भी आपको ये पहले पढ़ना चाहिए। उसका एक रीजन है। ये दो जो चैप्टर हैं उनको मैं आपको 2 बड़े योद्धा मानता हूं। अगर आप फिजिक्स को महाभारत का जो है युद्ध समझें तो वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स कवच और कुंडल तथा ब्रह्मास्त्र की तरह है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से सीखेंगे तो आप 11th क्लास या 12th क्लास की फिजिक्स में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप बिल्कुल जो है हारेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये आपके दोनों कमजोर रह गए और आप कितने भी बड़े योद्धा हैं तो भी बिल्कुल हार जाएंगे। तो फिर इसलिए हम आज 11th क्लास का या 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट ना करके इन दोनों चीज़ों पर पहले काम करेंगे, और जिस दिन हमारा मैथमेटिकल टूल और वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपने 11th और 12th की फिजिक्स की दुनिया में एंटर करेंगे। क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स बच्चों का हो गया है कुछ का, और आज हम जो है वेक्टर्स की शुरुआत करेंगे। वेक्टर की शुरुआत करेंगे क्योंकि बच्चों का कुछ का छूटा हुआ है, तो वेक्टर्स कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए मैथमेटिकल टूल्स के भी जो है वीडियो डाल देंगे। तो चलिए भाई
आज हम शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? इससे पहले आपको वेक्टर समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए मैं जो काम करता हूं वो 3W पर काम करता हूं। 3W मतलब व्हाई, व्हेन एंड वेयर। साइंस का पढ़ने का आपका अर्थ ही यही है कि कब, क्यों और कैसे। अगर इन 3W पर आपने काम कर लिया तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप साइंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो 3W मतलब वेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कब से क्या, क्यों इसकी जरूरत क्या पड़ी, और इसको जो है, इसकी जो है एल्जेब्रा, इसका जो है एक तरीके से इसको कहना चाहिए कि इसका मेथड्स क्या है, लॉजिक्स क्या है। तो चलो देखते हैं। हम थोड़ी देर पहले कनेक्ट करते हैं फिजिक्स से। किससे करते हैं? फिजिक्स से। फिजिक्स क्या था ये बात हमने पहले जान ली। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हमारे आसपास जो चीजें हैं, फिजिकल दुनिया है, उसकी स्टडी करना ही आपकी फिजिक्स है। अब हम फिजिकल वर्ल्ड की जो है स्टडी कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यूं कहना चाहिए स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप इस बात को समझिए, फिजिक्स क्या है? आपकी आंखों से जो सारी चीजें दिख रही हैं ऑब्जेक्ट, उसका अध्ययन करना फिजिक्स है। और फिजिक्स है, अब उसमें भी आप जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को, उस ऑब्जेक्ट की जो है कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में गहराई से जानना ही आपका फिजिक्स है। अब आप किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करोगे दो टाइप से। ऑब्जेक्ट का अध्ययन करोगे दो टाइप से, यानी फिजिकल क्वालिटीज, फिजिकल क्वालिटीज, दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी और ये बात आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाएगी। यूं तो आपको वेक्टर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप यही वीडियो क्यों देखेंगे और यही वीडियो देख करके आप कैसे क्या सीखेंगे? तो वो जो चीज है वो यहां से आपको डिफरेंट बनाएगी इन दूसरी वीडियो से। देखिए, फिजिक्स की स्टडी क्या है? फिजिकल वर्ल्ड की जो आपको आंखों से दिख रहा है उसका अध्ययन आपकी फिजिक्स है। और उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक का जो अध्ययन करोगे आप, वो क्या है आपका? वो फिजिकल वर्ल्ड का जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक का, ऑब्जेक्ट का अध्ययन करोगे। और वो उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन आप दो तरीके से करोगे। एक होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, एक होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी होगी फिजिकल क्वालिटीज। अब बात आती है कि क्या सर, क्या है फिजिकल क्वालिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? तो ये जो है आपको बहुत जरूरी समझना है। मान लेते हैं मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आप मेरा अध्ययन कर रहे हैं। अब फिजिकल क्वालिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। मेरी हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच है मेरी हाइट। 5 फुट 9 इंच मान लो, आपको मालूम है। अब मैं आपको कहूंगा मेरा कलर जो है व्हाइट है या ब्राउन है, जो भी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब मैं कहूंगा मेरा वेट जो है 55 केजी है, ये भी आप बता सकते हो। अरे सर, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तुम बता देंगे। लेकिन तकलीफ ये है, अगर मैं आपको कहूं कि मैं केमिस्ट्री वाली मैडम से प्यार करता हूं, कितना, ये आप नहीं बता पाएंगे। मैं कितना ऑनेस्ट हूं, ये आप नहीं बता पाएंगे। और जो है मैं कहूं कि मेरा आज जो है सर दर्द कर रहा है, कितना,
आप नहीं बता सकते। मैं आपको आज कहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कितना? ये वो चीज है जिनको आप नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते भाई। तो इन चीजों को कहते हैं हम फिजिकल क्वालिटीज। जैसे क्या क्या? लव, एग्जाम्पल के लिए समझ लो लव, हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस ये वाली, ये सरदर्द वाली, वो वाली स्ट्रेस तो आप जानते होंगे, वरना हटा देता हूं स्ट्रेस शब्द को, आप सोचेंगे वो वाली स्ट्रेस। ये यहाँ मानसिक स्ट्रेस की बात हो रही है। तनाव, अगर टेंशन शब्द भी मैं लिखूंगा तो आप कहेंगे वो खींचाव वाले, उसको तो मेजर कर सकते हो। यहां जो तनाव है वो मानसिक तनाव की बात हो रही है। ऑनेस्टी, जिन चीजों का मेजरमेंट नहीं कर सकते आप कि कौन आदमी कितना ईमानदार है, कौन आदमी कितना खुश है, उन चीजों को कहते हैं हम फिजिकल क्वालिटीज। जिन चीजों का, तो फिजिकल क्वालिटीज का हम अध्ययन फिजिक्स में नहीं करते, वो तो आप फिलोसफी में चले जाओगे, फिर क्या आपको देख के अंदाजा लगा लिया जाएगा कि आप खुश हैं कि दुखी। यहां फिजिक्स की दुनिया में हम अध्ययन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई भाई? वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है। अब इनकी जो है दो टाइप होती है फिजिकल क्वांटिटीज का, दो तरीके से देखें। एक आप इनको जो है डिवाइड करते हैं यूनिट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूनिट्स के जो है तरफ से, और दूसरा आप डायरेक्शन के बेसिस पर। यूनिट्स के बेसिस पर जो करते हो तो फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की होती हैं, ये आप यूनिट एंड डायमेंशन में सीखेंगे। नंबर 1, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल्स या बेस क्वांटिटीज। दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये आप आगे पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, बेस क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, सप्लीमेंट्री 2 होती हैं, रेडियन और जो है एंगल और सॉलिड एंगल। फंडामेंटल आपकी 7 होती हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर और वो बाकी सारी चीजें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें। अब देखेंगे डायरेक्शन के बेसिस पर। डायरेक्शन के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 स्केलर, 2 वेक्टर और टेंसर। अब देखो भाई, यूनिट के बेसिस पर बात हो गई, ये तीन टाइप की होती हैं तो इसका अध्ययन नहीं करेंगे। डायरेक्शन के बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीजों का अध्ययन करेंगे, और वो है स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब बात उठती है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, टेंसर क्या है। माफ करना, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी तक टेंसर का नाम नहीं सुना होगा। इसमें आपकी गलती नहीं है। बहुत सारे टीचर स्केलर और वेक्टर को ही पढ़ाते हैं, टेंसर से आपकी मुलाकात नहीं कराते हैं। उसमें उनका भी कोई जो है दोष नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल अपनी मास्टर्स के लिए पढ़ाई करता हूं, तो मुझे पता है टेंसर के बारे में कुछ चीजें, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए अब अपन जो है डायरेक्शन के बेसिस पर जो है चीजें पढ़ रहे हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब आप समझेंगे कि स्केलर क्या है। तो अभी तक आप पढ़ के आए हो कि स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। और टेंसर तो आपको पता ही नहीं होगा, और पता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आप देखेंगे, अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि स्केलर कौन सी क्वांटिटीज हैं।
इसको मैं रफ करके यहां जो है साइड में लिख लेता हूं। डायरेक्शन के बेसिस पर हमने देखा कि क्वांटिटी हमारी कितनी टाइप की थी, 3 टाइप की थी। नंबर 1 क्या थी, स्केलर। नंबर 2 क्या थी, वेक्टर। और नंबर 3 क्या था, टेंसर कर देते हैं। हालांकि अभी आपको पता चलेगा कि टेंसर के ही बेटे हैं स्केलर और वेक्टर, कैसे हैं वो आपको पता चलेगा। अब देखो हमारी दुनिया में ये स्केलर, वेक्टर, टेंसर का जो है कॉन्सेप्ट क्यों आया। सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि क्वांटिटी जो है इतने टाइप की होती है। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको अपनी ही कहानी बताऊं कि मान लेते हैं जब गांव देहात में जहां लोग रहते हैं, तो मेरे पापा ने कहा कि जो है आज तुम 5 बजे आ जाना खेत पर, फार्म हाउस पर, अपने फार्म हाउस पर जो है 5 o'clock पर आ जाना। तो इसमें उनने ये नहीं बताया कि 5 o'clock पर क्या 5 o'clock, ये कंप्लीट होगी बात। उनने बोला कि जो है घर से 5 लीटर जो है दूध ले आना। अब 5 लीटर दूध ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, ले आए। लेकिन एक दिन हमारा जो है ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर की जो है बैटरी क्या होगी, बैटरी उसकी डाउन होगी और उसमें धक्का लगाना था। और धक्का लगाते वक्त मान लीजिए कि ये हमारा ट्रैक्टर मान लेते हैं और 2 लोग इधर धक्का लगा रहे हैं और 2 लोग इधर धक्का लगा रहे हैं। तो समझिए कि सामने वाले आदमी को, ड्राइवर को गुस्सा आ गया क्योंकि ट्रैक्टर चल ही नहीं रहा था। वो बोल रहे थे, अरे यार पागल हो क्या, तुम इधर से लगा रहे हो, इधर से लगा रहे हो, तो यही रहेगा, तुम भी इधर से लगाओ। तो इसका मतलब है इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि कुछ क्वांटिटीज हमारी दुनिया में ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। जैसे अगर आप 5 + 3 वेट को ऐड करते हो वेटिंग मशीन पर, तो भी ये 5 × 3 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। फिर अगर आप मान लेते हैं कि आप ऐड करते हैं 3 × 5, तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। अब मान लेते हैं एक तरह ऊपर रख लेते हैं 5 × 3, तो भी 8 आएगा। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया स्केलर है। आप कैसे भी करके ऐड कर लो, आपकी डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता। इस चीज को कहते हैं हम स्केलर। वेक्टर में आपके डायरेक्शन का महत्व हो जाए, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लगा लो, 3 न्यूटन का फोर्स लगा लो, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 8 न्यूटन। फिर हमने अगर 5 न्यूटन और इधर से लगा दिया 3 न्यूटन, तो अब जो रिजल्टेंट आया वो आया 2 न्यूटन। आहा, आज के दिन हमारी आंखें खुली। अभी तक हम 5 और 3 को 8 ही मानते थे, और अब हमको पता चला कि 5 और 3 सिर्फ 8 नहीं होंगे, 5 और 3 2 भी हो सकते हैं। और इस दिन हमको पता चला कि इस दुनिया में कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका डायरेक्शन बताना बहुत महत्व की बात है। बिना डायरेक्शन के वो अधूरी हैं। जिस तरह आपका नाम बिना सरनेम के अधूरा है, उसी तरह आपकी फिजिकल वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटियों की जो है पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बिना डायरेक्शन के वो अधूरा है। और दूसरे तरीके से सुना देता हूं आपको इस किस्से को। मान लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ चीज रखने के लिए कहा कि इसको जो है साइड में रख दो, और मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो है गेट, ये तो खुद के ही एग्जांपल्स हैं, आप डेली लाइफ में देखेंगे, ये गेट है मान लेते हैं, और ये अगर गेट है मान लेते हैं, और आपको किसी ने जो है ये चीज जो है यहां से साइड में रखने को कहा, और आपने वो चीज जो है बिल्कुल गेट के यहां रख दी। उसने किसी ने 2 मीटर साइड में रखने को कहा और आपने बिल्कुल गेट के पास में रख दी, तो सामने वाला आपको चिल्लाएगा कि वो पागल हो क्या, मैंने आपको साइड में रखने को कहा। तो आप कहोगे कि यार आपने साइड में रखने को तो कहा, लेकिन किधर साइड में, ये नहीं बताया। मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। अब 5 किलोमीटर दूर है, मेरा जो है मित्र आया, मैं उसको बोला कि एरोमा सर्कल से
एरोमा सर्कल से मेरा घर 500 मीटर की दूरी पर है, आ जाओ। तो एरोमा सर्कल से 500 मीटर की दूरी पर है तो वो तो बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है ना भाई। अगर मैं किसी दोस्त को अपने को बुलाता हूं और बोलता हूं कि एरोमा सर्कल से 500 मीटर की दूरी पर आ जाओ, तो वो 500 मीटर दूरी इधर भी जा सकता है, 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 इनफाइनाइट डायरेक्शन से, और वो किधर भी जा सकता है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। तो इस चीज को कंप्लीट बोलने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि आपको 500 मीटर दूर अहमदाबाद हाईवे वाले रोड पर आना है। ये हुआ है आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो दुनिया की ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी अभी बिल्कुल बहुत सटीक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन सटीक है लेकिन इसमें भी आपको और एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। ये चीजें तो आप जो है बिल्कुल 9th क्लास के हिसाब से जान गए। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तथा वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हो। किसको? वेक्टर अलजेब्रा को। नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप स्केलर करंट को देखने जाएंगे और करंट क्या होगी, करंट इधर जा रही है 5 एम्पियर, इधर आ रही है 3 एम्पियर, और किरचॉफ लॉ के हिसाब से करंट यहां से जाएगी कितनी, 8 एम्पियर जाएगी। तो आप देखेंगे करंट को बोलेंगे कि सर करंट में तो डायरेक्शन भी है, करंट में तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, तो ये तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 5 8 हो रहे हैं, ऐसे लोगे 5 और ऐसे लोगे 3 तो भी 8 आएगा करंट। और इसके अलावा आप ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, इधर से लेते हो 5, इधर से लेते हो 3 तो भी 8 आएगा। मतलब ये फॉलो करता है स्केलर अलजेब्रा को, स्केलर अलजेब्रा को। तो आपका करंट कैसा हो गया? स्केलर। तो परफेक्ट डेफिनेशन जो बनी वो है कि स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी पूरी जानकारी देने के लिए आप उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बता दें तो आपका काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी वो क्वांटिटीज स्केलर हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हो जाएंगी? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटियां कहलाएंगी। बात क्लियर है? अब चलते हैं हम टेंसर क्वांटिटियों पर। अब आप कह रहे होंगे सर वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अलजेब्रा है बेटा, क्योंकि वेक्टर का मैथमेटिक्स अलग है, ये अपनी चीजों को फॉलो करती है। 5 और 3 हमेशा 8 नहीं होते, 5 और 3 8 होते हैं स्केलर की दुनिया में। वेक्टर की दुनिया में जब आप एंटर करेंगे तो 5 और 3 जो है, 5 और 3 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकती हैं। विडंबना यह है कि आप 11th 9th क्लास में आए, जब आपने वेक्टर से मुलाकात हुई तब आप अपने जीवन के 15-14 साल जो है बिता चुके हैं, और तब आपने 5 और 3 8 होते हैं इस बात पर ही जोर दिया है। आज तक आपको मालूम ही नहीं चला कि 5 और 3 2 भी हो सकती है, 5 और 3 4 भी हो सकती है। आपकी तो दुनिया 5 और 3 8 में ही थी, इसलिए आप इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार करेंगे। आज आप मान भी लेंगे कि 5 और 3 2 हो सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद आपको कोई पूछेगा कि 5 और 3 कितने होते हैं, आप 8 ही कहेंगे। इसलिए अब आप बड़े हो गए हैं और आप जानेंगे कि 5 और 3 2 भी हो सकते हैं भाई। क्लियर है? अब चलते हैं उस क्वांटिटी की ओर, अक्सर जिसकी चर्चा करने के लिए वहां की टीचर्स थोड़ा सा डरना नहीं कहना चाहिए, उससे बचते हैं। उसका रीजन यह है कि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है। अब देखिए टेंसर क्या चीज है। स्केलर क्वांटिटी को देखा तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, स्केलर बन गई। दूसरी क्वांटिटी वो थी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी था, वेक्टर बन गई। लेकिन और गहराई से हमने देखा तो लगभग 19 सेंचुरी में एटो लीवियो करके एक साइंटिस्ट थे,
उनने इस पर खूब सारी रिसर्च की, बहुत सारी इसकी हिस्ट्री में बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इसलिए नहीं बताया। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है? इनने देखा कि जब आपकी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी थी जिनमें मल्टी डायरेक्शन होती थी। मल्टी डायरेक्शन का मतलब है, आप देखिए, अगर मैं इस रस्सी को खींचता हूं तो एक डायरेक्शन में खींच रहा है, हालांकि इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर दूसरी चीजें मैं आपको देखूं कि मैं जो चल रहा हूं वो इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, एक डायरेक्शन है भाई, ये चल रहा हूं तो ये डायरेक्शन है, ये चल रहा हूं तो ये डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप गुब्बारे को किसी भी, मान लेते हैं पानी में डालते हैं या कुछ ऐसी चीजें आप किसी को दबाते हैं, तो उसके जैसे आप जो है किसी क्या कहना चाहिए, गद्दे की कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं ये मैं दबा रहा हूं, इसको दबा रहा हूं तो ये एक डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेस जो है डेवलप हो जाती है। मल्टी डायरेक्शन मतलब बहुत सारी डायरेक्शन, दो से ज्यादा डायरेक्शन में, उस चीज को कहते हैं हम टेंसर। मतलब जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो दो या दो से अधिक डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंसर। जैसे कि आपके सिलेबस में स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और 12th क्लास में परमेबिलिटी भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो कायदे से आप समझेंगे कि टू रैंक, एक तरीके का मतलब टू रैंक या टू रैंक से ज्यादा की जो चीजें होती हैं वो कहलाती है टेंसर। यानी अब देखो, टेंसर रैंक 1, टेंसर रैंक स्केलर के लिए 0, टेंसर रैंक 0 मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन 0 हो, और डायरेक्शन 0 का मतलब उनमें डायरेक्शन का कोई महत्व ही नहीं है, तो वो आपकी क्या होंगी, स्केलर। फिर दूसरी क्वांटिटी ऐसी, यानी टेंसर रैंक 1, इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनका इफेक्ट उनकी मतलब एक ही डायरेक्शन हो, यूनिडायरेक्शनल हो, उनकी एक डायरेक्शन हो, लेकिन मतलब डायरेक्शन तो है लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, लीनियर है, तो आप इसको क्या कहेंगे, वेक्टर। मतलब वेक्टर वो क्वांटिटी हो गई जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है लेकिन एक डायरेक्शन है, तो उसको कहेंगे आप वेक्टर। और टेंसर किसको कहेंगे, यानी टेंसर जब 2 रैंक का हो जाता है, 3 रैंक का हो जाता है, तो उसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर इज अ रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब जिसमें नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2, यानी जिसमें डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन हो जाए, एक से अधिक डायरेक्शन हो जाए, उनको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो एक तरीके से आपको डिफरेंस भी पता चल गया, स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर कौन सी क्वांटिटी होती है। वेक्टर के लिए फुल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे अगर आप लिखोगे 2 केजी मास, अब 2 केजी मास है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 केजी मास ऊपर, 2 केजी मास नीचे, भाई 2 केजी मास है। आप दूध लेने जाते हो तो आप बोलोगे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहोगे मुझे 2 लीटर चाहिए ऊपर की तरफ, मुझे 2 लीटर चाहिए नीचे की तरफ, भाई 2 लीटर है, कंप्लीट काम हो गया। लेकिन अगर आप ऑटो वाले के पास जाओगे तो आप जाकर के ये नहीं कह सकते कि 10 किलोमीटर चलो, वो कहेगा भाई कहां चलूं। ऐसा तो होता नहीं है कि आप जाके बोलते हो ना भाई ऑटो वाले को, चलो भाई स्टेशन चलो, चलो भाई स्टेशन चलो, ऐसा तो कहते हो ना भाई, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो जहां आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ जाए वो हो गया आपका वेक्टर, और टेंसर क्या हो गई, जहां जिनकी मल्टीपल डायरेक्शंस होती है। तो कहानी आपकी जो है ये ब्रीफ आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, वेक्टर के अलजेब्राओं के, वेक्टर की चीजों के बारे में। तो वेक्टर में हम पढ़ेंगे क्या, एक बार देख लेते हैं वेक्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, नंबर 2 एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, नंबर 3 वेक्टर हो गया अलजेब्रा, यानी वेक्टर, ये टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे पहले, टाइप्स
ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ेंगे हम वेक्टर्स अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे हम, एक बार देख लो सारी चीजें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ेंगे हम वेक्टर रेजोल्यूशन, फिर पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स या वेक्टर्स, ये सारी चीजें, टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर रेजोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। फिर हम लास्ट में एक चीज और पढ़ लेंगे, लैमीज थ्योरम। ये कहानी जो है हम वेक्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या आज, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो चीजें आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है कैसे करते हैं, तो ये बात तो हमको पता चल गई कि वेक्टर में आपका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। अब आप देखेंगे, जैसे मैं आपको कहूं क्या कहना चाहिए मुझे, 2 मीटर ईस्ट। 2 मीटर ईस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर है जो ईस्ट की तरफ है और 2 मीटर उसकी जो है लेंथ है। तो ये आपका ये वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ हो गई 2 मीटर, डायरेक्शन हो गई ईस्ट की तरफ। यानी किसी कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो के साइन से, और ये एरो के साइन में ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम टेल ऑफ द वेक्टर, और ये जो होता है वो होता है हेड ऑफ द वेक्टर, टेल और हेड ऑफ द वेक्टर या हेड ऑफ वेक्टर। तो टेल और हेड का जो है आपको मालूम चल गया। जहां से वेक्टर शुरू होता है उसको टेल कहते हैं, यहां पर खत्म होता है उसको हेड कहते हैं। और ये जो है एरो, जो डायरेक्शन होती है एरो की, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और जो लेंथ होती है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये कौन बताती है, इसकी लेंथ। अब देखिए भाई, मैं आपको कहूं कि 5 किलोमीटर 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, जो लेंथ, वो जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 किलोमीटर, और जो डायरेक्शन है उस एरो की वो है क्या, 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। दूसरे तरीके से अगर आप सोचेंगे मेरे मित्रों, तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे, ठीक से जानेंगे, तो आप पाएंगे, जैसे मान लेते हैं, इसको मैं जो है रफ किए देता हूं, रफ तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेता हूं, दूसरा डायग्राम बनाता हूं। क्योंकि आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो आप पढ़ के ही आए होंगे, और मैं आपको बोले देता हूं कि ये मेरा जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, ये बोले देता हूं मैं क्या है, वाई एक्सिस है, और ये बोले देता हूं क्या, जेड एक्सिस है, और ये आपका क्या है, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। अब देखिए, अगर मैं कोई पॉइंट आपको बताऊं कि ये पॉइंट जो है क्या होगा, तो आप सिंपली कहेंगे एक्स एक्सिस में जो भी डिस्टेंस होगी
तो एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। अगर मान लेते हैं ये वाई डायरेक्शन में जो भी चीज होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में जो भी चीज होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। अब मैं आपको कोई पॉइंट देता हूं, जो पॉइंट है जैसे कि आप जानते होंगे 3D में रिप्रेजेंटेशन 2 3 4। 2 3 4 का मतलब होता है कि 2 एक्स डायरेक्शन में, 3 वाई डायरेक्शन में और 4 जेड डायरेक्शन में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो अगर आप, तो ये ए वेक्टर है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम ए है, तो ये ओ ए वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा भाई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अरे सर ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कि अगर डायरेक्शन में देखोगे, नॉर्मली चीज देखोगे, तो ये ऐसा वेक्टर बनेगा आपका, जो ओ से शुरू हो रहा होगा, ए पर खत्म हो रहा होगा 2 से 3 की तरफ, ये वेक्टर बनेगा। लेकिन ये आपने, अब मान लेते हैं आपको कमांड देनी है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारी मिसाइल लॉन्च होती हैं, या बहुत सारी जो जितनी भी चीजें मिसाइल्स बॉम्ब वगैरह जो भी लॉन्च होती हैं वो इन्हीं वेक्टर के फॉर्म में होती हैं। तो आप मिसाइल को ये तो नहीं कह सकते कि ये लो डायरेक्शन कर दी मिसाइल की, जो है ये दे दिया, ये पेपर में लिख के दे दिया कि ये लो ये तीर है। अब क्या मिसाइल वहां लगेगी जहां आप भेजेंगे? मिसाइल कंप्यूटर फॉर्म में जो है लैंग्वेज जो दी जाएगी वो दी जाएगी 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। तो उसकी डायरेक्शन तुरंत ही ऐसी हो जाएगी कि 2 आई कैप मतलब आई डायरेक्शन में 2 की तरफ जाना चाहिए, वाई में 3 की तरफ, और जे में मतलब के में 4। तो अपने आप से वो लैंग्वेज पकड़ लेगा और उसकी डायरेक्शन वैसी हो जाएगी। इसलिए हमने मैथमेटिकली वेक्टर को 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप यानी इस फॉर्म में मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना सीखा। तो अब आगे चलते हैं भाई, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे अब मैं आपको कहूंगा कि 4 आई कैप, तो आप तुरंत चले जाएंगे 4 आई कैप मतलब इधर होगा कहीं, ये वेक्टर बन गया अगर ये लेंथ 4 है। मैं कहूंगा 8 के कैप, तो 8 के कैप इस डायरेक्शन में जहां भी उसकी 8 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैं कहूंगा 10 जे कैप, तो 10 जे कैप ये हो जाएगा। मैं कहूंगा ये पॉइंट के अगर आपको सिग्नल दे दिया जाए 1 2 3, तो आप कहेंगे ये वेक्टर बनेगा भाई 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। इसको आप पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अब देख लेते हैं भाई, ये बात क्लियर है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं ओए वेक्टर। ओए वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ओए का जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बन गया। और अगर आप यूनिट वेक्टर, तो चलो आगे पढ़ाएंगे, कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। वो सारी चीजें हम और गहराई से जो है डिस्कस करेंगे। तो भाई दो वेक्टर्स के बीच का जो है एंगल की चर्चा कर लेते हैं अब हम इसको रफ करके। तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब क्या है? जब आपको दो वेक्टर दिए रहे होंगे तो आप उनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे? जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर आपको ये दे दिया गया, दूसरा वेक्टर आपको ये दे दिया गया, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो ये एंगल थीटा है, तो करेक्ट है। अब देखो एंगल कैसे मेजर करना है। जब दो वेक्टर या तो हेड टू हेड मिले हों या टेल टू टेल मिले हों, तब उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है उनका रियल एंगल, यानी वही हम मेजरमेंट करते हैं। अगर टेल और हेड मिले होंगे तो हम एंगल मेजर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, यानी हम यहां लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स H considered only when they join tail to tail और head to head या तो वो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों या हेड टू हेड जुड़े हों, तभी आप उनके बीच का एंगल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर नहीं भी जुड़े होंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उनको टेल टू टेल और हेड टू हेड में लाएं, तब उनके बीच का एंगल मेजर करें। जैसे ये एंगल थीटा है, बिल्कुल करेक्ट है, मेजर है।
अगर आपका ऐसा है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये एंगल करेक्ट नहीं है। तो इनके बीच का एंगल क्या है, तो इसको हम आगे बढ़ा लेंगे और ये जो एंगल होगा थीटा डैश, तो थीटा डैश इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा डैश है, इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर दे रखा है आपको, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये हेड टू हेड है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हेड टू हेड भी है और टेल टू टेल भी है। बात एक ही होती है बेटा, अगर आप इस वेक्टर को आगे बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा, अभी भी आप देखोगे तो इनके बीच का एंगल थीटा ही है। बात क्लियर है, तो ये भी करेक्ट है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लेते हैं, अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। दूसरा एंगल मैं दे देता हूं आपको, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये वेक्टरों के बीच का एंगल दे रहे 120 डिग्री। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 120? नहीं, 120 नहीं है। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, इसको आगे बढ़ाओगे आप, 120 है, तो एक तरीके का ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। बात क्लियर है भाई, यहां तक समझ आ गया? तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं आज की वीडियो हमने क्या सीखा। आज की वीडियो हमने सीखा जैसे फिजिक्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी फिजिकल बॉडी का जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करना। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन हम दो टाइप से करते हैं, एक उसकी फिजिकल क्वालिटीज, एक इसकी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वालिटीज वो चीजें होती हैं जिनको हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कौन किसको कितना प्यार करता है, कौन किसको कितना घृणा करता है, कौन किसको कितना घृणा करता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, लेकिन कितना आप मेजर ही नहीं कर सकते। मैं हैंडसम हूं, लेकिन कितना। अगर मैं कहता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, लेकिन कितना। ये वो सारी चीजें हैं जिनका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते भाई। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर दूसरे तीसरे दिन किसी के सर दर्द रहता है, बोला मेरे को छुट्टी लेनी है, सर दर्द है। उसका बॉस भी नहीं कह सकता कि कितना सर दर्द है, उसको फील कर सकता है भाई मानसिक स्थिति से, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते कि इतना है भी। तो वो चीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, वो होती है फिजिकल क्वालिटीज। और जो फिजिकल, जो हम नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, वो फिर फिलॉसफी में चला जाएगा या बाकी दूसरे सब्जेक्टों में चला जाएगा। हम फिजिक्स में क्या अध्ययन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज भी आपकी दो टाइप में, हमने दो बेसिस पर जो है डेराइव की, या दो बेसिस पर हमने जो है डिवाइड किया उनको। एक यूनिट्स के बेसिस पर, यूनिट के बेसिस पर फंडामेंटल, यूनिट के बेसिस पर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं, यानी बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 टाइप की होती हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं हम आगे पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। दूसरा डायरेक्ट, तीसरा सप्लीमेंट्री। और डायरेक्शन के बेसिस पर देखते हैं तो आपको जो है फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी 3 टाइप की। 3 टाइप की कौन कौन सी, स्केलर मिलेंगी, वेक्टर मिलेंगी और टेंसर मिलेंगी। स्केलर कौन सी होंगी, वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन की कौन जरूरत नहीं है, और वो स्केलर अलजेब्रा फॉलो करती हैं, तो आपकी स्केलर हो गई। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हो जाएंगी, दूसरे मुद्दे को वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, और वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती हैं। क्या फॉलो करती हैं, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप देखेंगे भले ही किसी भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो वेक्टर होगी, जैसे कि करंट। बात क्लियर है, वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना ही चाहिए। टेंसर क्या होती है भाई, टेंसर वेक्टर और स्केलर दोनों के पिताजी हैं। क्या है, वेक्टर और स्केलर के दोनों के पिताजी हैं। अब देखो भाई कि जैसे जिन जो क्वांटिटीज की डायरेक्शन, जैसे वेक्टर की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज है कि स्ट्रेस और जो है अपना क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक से ज्यादा डायरेक्शन में एक साथ काम करते हैं, उनका अलजेब्रा भी अलग होता है।
आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे स्ट्रेस को जो है कैलकुलेट करने का, मोर सर्कल से वहां पर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते थे, समझ रहे हो। तो वो वेक्टर अलजेब्रा को नहीं फॉलो करती है। तो वो हो गई टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज रैंक 2 या 2 से अधिक की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज रैंक 1 का जो टेंसर होता है वही वेक्टर होता है, और रैंक 0 का जो टेंसर होता है वही स्केलर होता है। और उसके बाद फिर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जाना, टेल क्या होता है, हेड क्या होता है, और उनके बीच का एंगल। अगली क्लास में हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे और वेक्टर अलजेब्रा मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद हम वेक्टर्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो चलिए, तो भाई आज हमने इतना कुछ सीखा और मैं आपको आशा करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। और आज की वीडियो को समय आज जो है काफ़ी हो गया है, अभी जो है रात के 12:30 बज चुके हैं। तो अब मैं विदा चाहता हूं। अगली क्लास में हम मिलेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या है। और बहुत जो है वीडियो जो है बहुत टाइम बाद आया है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि अब वीडियो जो है हर 2 दिन बाद आ जाया करेगा। क्या है बेटा, समय की थोड़ी सी कमी रहती है और मैं वीडियो जो है बहुत रिसर्च करके डालता हूँ, क्योंकि अगर वैसे ही वीडियो डाल दूंगा मैं तो ऐसे वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, मेरे वीडियो में क्या स्पेशल रहेगा, इसलिए मुझे खुद मेहनत करनी होती है। और मैं जो है मुझे जब लगता है कि नहीं अब हम इस योग्य हो गए हैं कि कुछ स्पेशल सिखा पाएंगे आप लोगों को, तभी मैं वीडियो डालता हूँ। तो अब मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर के साथ। चलिए धन्यवाद, आज हम यही जो है समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। चलो धन्यवाद।